अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो ये यूनिवर्सिटी विट्स के ऊपर होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो 90% ऑडियंस है मेरी, उसने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएँ वो आपको मिलती रहें। आई होप आपको टॉपिक समझ आए। अब मैं बगैर मल्टी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ। तो यूनिवर्सिटी विट्स जो थे, ये एक 7 फ्रेंड्स थे। 7 फ्रेंड्स का ग्रुप था जो खुद को यूनिवर्सिटी विट्स कहा करते थे, क्योंकि ये सारे जो थे ये या तो ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स थे। और इन सब का जो ज़्यादा फोकस रहा है वो रिलीजन और मोरालिटी पे रहा है। और ये रेनेसेंस की जो एक नेचर थी उस पे भी, उसको भी बहुत ज़्यादा शो करते थे अपने वर्क से। और इसके अलावा इन सब के बारे में एक बहुत ही अजीब सा फैक्ट है कि इन सब की जो डेथ थी वो यूथ में ही बड़े मिजरेबल तरीके से हुई थी सबकी। और इनमें जो इनको इनकी जो एक कॉन्स्टलेशन है 7 फ्रेंड्स की, इनमें सबसे ज़्यादा फेमस नाम क्रिस्टोफर मार्लो का, जिसको कहा जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो सन थे और उनके गिर्द जो 6 बाकी थे वो उनके इर्द गिर्द घूमते थे। तो अब हम इन सबको बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास जॉन लिली। जॉन लिली के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी पढ़ा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको लाजमी देखिएगा। एलिजाबेथन पीरियड पे था और ये सारे फ्रेंड्स भी एलिजाबेथन पीरियड में से ही थे। अब जॉन लिली जो थे एक कोर्टियर थे और ये कोर्ट्स के लिए ही, जो कोर्टियर्स होते थे उन लोगों के लिए ही लिखते थे। इनके वर्क्स में उन्हीं लोगों के बारे में ज़्यादा बताया जाता था और उनको सिखाया जाता था। उनको ऐसे वेज बताए जा सकते थे जिससे वो ज़्यादा अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सकें दूसरे लोगों से। अब इनके वर्क्स में जो प्रोज होती थी वो वर्स के साथ मतलब ये पोइटिक प्रोज लिखते थे। तो जो मतलब जो फिक्शनल वर्क होता था उसको फैक्चुअल वर्क के साथ या उसको वर्ल्ड ऑफ रियलिटी के साथ इंटरमिंगल्ड किया जाता था। अब उसमें वर्ड्स जो होती थी वो सिंपल होती थी और ब्यूटी होती थी उसमें बहुत ज़्यादा। और प्रोज जो होती थी उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता था। मतलब जैसे मैंने कहा है कि जो वर्ल्ड ऑफ फिक्शन होता था, वर्ल्ड ऑफ रोमांस होता था, उसको वर्ल्ड ऑफ रियलिटी के साथ इंटरमिंगल्ड किया जाता था। अब इन्होंने एलिगोरिकल प्लेज लिखे। एलिगोरिकल प्लेज वो होते हैं जिनका कोई हिडन मीनिंग होता है, मतलब कोई मॉरल दिया जा रहा होता है या किसी पॉलिटिकल इशू को बताया जा रहा होता है जिसमें कोई हिडन मीनिंग होता है, तो इन्होंने एलिगोरिकल प्लेज लिखे। प्लेज विद रियलिस्टिक फीचर्स थे। और थर्ड कैटेगरी जो इनके प्लेस की थी वो थी प्लेस विद हिस्टोरिकल फीचर्स। अब इनका सबसे फेमस वर्क जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा है वो था यूफियस, जिसमें इनका कॉन्सेप्ट यूफिज्म दिया गया। अब यूफिज्म क्या था? ये एक प्रोज स्टाइल था जो कि बिल्कुल परफेक्ट था। एलिजाबेथन एज में बिल्कुल परफेक्ट प्रोज स्टाइल था जो फर्स्टली इन्होंने दिया था अपने वर्क यूफियस ने। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम लोग। 3 मेजर करेक्टरिस्टिक्स थे हमारे पास यूफिज्म के। ये जॉन लिली अपने यूफिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। इनके यूफिज्म में जो सेंटेंस होता था वो एंटीथीसिस और एलिट्रेशन पे बेस करता था। एंटीथीसिस मैं बताऊं कि एंटीथीसिस ऐसा होता था ना कि जैसे एक वर्ड यूज़ किया जाता था और फिर उसी सेंटेंस में थोड़ी देर बाद उसका कोई ऑपोजिट वर्ड यूज़ किया जाता था और उन दोनों को कट्ठा कंपेयर किया जाता था। जैसे जैसे लव एंड सेल्फिशनेस है, ये एंटीथीसिस है। ग्रीड एंड सिंसेरिटी यूज़ कर लिया इस तरह से। और एलिट्रेशन तो आपको पता है कि वर्ड की बार बार जो रिपीटेशन होती है एक ही सेंटेंस में, सेम साउंड की जो रिपीटेशन होती है उसको कहते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि कोई भी फैक्ट होता था उसकी कोई एग्जाम्पल दी जाती थी किसी क्लासिकल वर्क में से। जैसे अगर वो अपने वर्क में किसी ट्रू फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं तो वो किसी क्लासिकल वर्क में से 2 फ्रेंड्स का नाम भी मेंशन करेंगे एज अ फैक्ट।
और फिर उसके बाद थर्ड ये था कि उसमें एल्यूजन, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे सेंटेंसेस होते थे जो कि नेचुरल हिस्ट्री को एल्यूड करते थे। इसके अलावा इनके फेमस वर्क कंपास था, एंडीमियन था, गैलेथिया था और मिडास था। नेक्स्ट नाम हमारे पास आता है क्रिस्टोफर मार्लो का। तो क्रिस्टोफर मार्लो, जैसे मैंने बताया कि वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में कहा जाता है दैट ही वाज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री। और अगर क्रिस्टोफर मार्लो ना होते तो शेक्सपियर भी ना होते, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो ने जो काम किया था, शेक्सपियर उसी काम को परफेक्शन तक लेके गए थे। इन्होंने अपने वर्क्स में, मतलब पहले के प्लेयर्स में ऐसा होता था ना कि जो वो होता था, उसका उसका थीम होता था रिवेंज, और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके इन्होंने एम्बिशन इंट्रोड्यूस किया था। मतलब इनके जितने भी करेक्टर्स, जितने भी इनके प्रोटेगनिस्ट होते थे इनके प्लेयर्स के, वो बहुत एम्बिशियस होते थे। इन्होंने ऑर्डिनरी मैन को एज अ हीरो प्रेजेंट किया था अपने वर्क्स में। और उन्हीं जो उनके प्रोटेगनिस्ट होते थे उनमें रेनेसेंस के करेक्टरिस्टिक्स भी होते थे। अब जैसे कि रेनेसेंस के जो पीपल थी वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, उसमें उसको वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहती थी यूनिवर्स को भी और अपनी खुद की पर्सनालिटी को भी। और सेम करेक्टरिस्टिक्स इनके अपने करेक्टर्स के भी होते थे। मतलब ये भी, जैसे अगर ऑर्डिनरी मैन थे तो उनको लाइफ और रियलिटी भी दी गई थी उन्होंने अपने करेक्टर्स को। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई रियल करेक्टर है। और क्रिस्टोफर मार्लो ने ब्लैंक वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा काम किया था। ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था अर्ल ऑफ सरे ने इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसको सबल और उसको फ्लेक्सिबल बनाया था क्रिस्टोफर मार्लो ने। और इन्होंने अपने ड्रामास को कोहेरेंस और यूनिटी भी दी थी, जो कि पहले ड्रामास में नहीं होती थी। और एक इन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था इनर कॉन्फ्लिक्ट का। मतलब पहले तो आउटर कॉन्फ्लिक्ट होता था, अब जैसे रिवेंज होता था तो रिवेंज तो वैसे एक आउटर कॉन्फ्लिक्ट था कि दो पार्टीज आपस में लड़ रही हैं। इनके प्लेयर्स में ऐसा होता था कि जो प्रोटेगनिस्ट होता था वो खुद अपने आप से भी लड़ रहा होता था। मतलब उसकी इनर सेल्फ कुछ और कहती थी, उसका माइंड कुछ और कहता था, और वो हमेशा कंफ्यूज रहता था कि वो किसकी सुने। तो ये एक इनर कॉन्फ्लिक्ट होता था। He gave beauty and dignity and poetic glow to the drama. क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क्स में उनका फर्स्ट वर्क था टेम्बरलेन, जो कि एक शेफर्ड की स्टोरी है। और इनका सबसे फेमस वर्क था डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस में एक बंदा होता है जो कि अपनी सोल जो होता है वो डेविल को बेच देता है सिर्फ वर्ल्डली पावर्स और नॉलेज के लिए। जैसे मैंने बताया, इनके जो प्रोटेगनिस्ट होते थे वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते थे। फिर इनका वर्क था जी ऑफ माल्टा। जी ऑफ माल्टा इनका इतना मतलब बाकी वर्क्स के मुकाबले थोड़ा सा इमेच्योर था। और और इनका जो लास्ट वर्क था एडवर्ड टू जो था वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली बाकी वर्क्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा था। और क्योंकि ये इतना अच्छा था, इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी प्लॉट की वो बहुत ज़्यादा अच्छी की गई थी टेक्निकली बाकी प्लेयर्स के मुकाबले। और इसकी जो करेक्टराइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा एडमायरेबल थी। इस लाइन में नेक्स्ट नाम हमारे पास आता है रॉबर्ट ग्रीन का। मैं आपको पहले बताती चलूँ कि जो रॉबर्ट ग्रीन थे इनकी लाइफ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी इनकी, और क्रिस्टोफर मार्लो और जॉर्ज पील, ये तीन नाम यूनिवर्सिटी विट्स में ऐसे हैं जो ज़्यादा लिखते जो थे। लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस ही इनकी फाइनेंशियल नीड्स के लिए किए जाते थे। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस थी। ये ड्रामेटिस्ट थे, पोइट थे और कॉमेडियन थे। इनके वर्क्स में कॉमेडी बहुत ज़्यादा मिलती है, ह्यूमर होता था बहुत। अब जैसे मैंने बताया, लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी फाइनेंशियल नीड्स की वजह से, और इनकी डेथ भी डिस्ट्रेस और कर्ज में हुई थी। और इनकी जो करेक्टराइजेशन होती थी ना, उसमें ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा होती थी इनके करेक्टर्स के अंदर। अब इनके फेमस वर्क हैं ऑरलैंडो फ्यूरिसो और फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे। अब ये वर्क इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। ये एक कॉमेडी है जिसमें जो फ्रायर बेकन और फ्रायर बंगे होता है, इनको एक ही लेडी से प्यार हो जाता है। तो इसके ऊपर सारी कॉमेडी बेस करती है। और इनका एक और वर्क है अल्फोंसस किंग ऑफ एरागॉन।
और जो इनका ये वर्क है अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, इसके कुछ पार्ट्स एक और यूनिवर्सिटी विट ने भी लिखे हैं जो मैं आगे बताती हूँ। नेक्स्ट नाम जो हमारे पास आते हैं वो है थॉमस नैश का और थॉमस लॉज का। अब इन दोनों को मैं इकट्ठा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इनकी सबसे कम कंट्रीब्यूशंस थी यूनिवर्सिटी विट्स में, और इन्होंने प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं दिया इंग्लिश ड्रामा को। थॉमस नैश ने तो कुछ भी नहीं लिखा था, थॉमस लॉज ने सिर्फ एक प्ले लिखा था जिसका नाम था वॉन्स ऑफ सिविल वॉर। और इसके अलावा थॉमस लॉज ही वो यूनिवर्सिटी विट थे जिन्होंने रॉबर्ट ग्रीन के प्ले में कुछ कुछ पार्ट्स लिखे थे। उनका जो प्ले था अ लुकिंग ग्लास फॉर इंग्लैंड एंड लंदन। नेक्स्ट नाम हमारे पास आता है जॉर्ज पील का। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जॉर्ज पील, क्रिस्टोफर मार्लो और रॉबर्ट ग्रीन की जो वर्क्स होते थे वो ये लोग लिखते ही अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए थे। ये एक एक्टर भी थे। उसके अलावा इन मार्लो के बाद जो सबसे ज़्यादा ब्यूटी होती थी वो जॉर्ज पील के वर्क्स में होती थी। अब इनके हमारे पास फेमस वर्क है द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस और डेविड एंड बैथशेबा। अब डेविड एंड बैथशेबा में इन्होंने अपनी जो ब्लैंक वर्स होती थी उसको एक म्यूजिकल क्वालिटी दी थी, तो कह सकते हैं कि मार्लो के अलावा ब्लैंक वर्स पे इन्होंने भी काम किया था। आज की लिस्ट का यूनिवर्सिटी विट्स का जो आखिरी नाम है वो है थॉमस काइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थॉमस काइट की ये वर्क्स में ब्लड और थंडर एलिमेंट्स होते थे, मतलब ब्लड शेड होता था, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे और इसी तरह की सारी डेथ होती थी। तो इन्होंने भी अपने जो हीरो थे वो ऑर्डिनरी करेक्टर्स ही प्रेजेंट किए थे और ये बहुत ज़्यादा वॉयलेंट और एक्स्ट्रावेगेंट लिखते थे। अब इनकी जो फर्स्ट ट्रेजेडी थी, फर्स्ट प्ले था द स्पेनिश ट्रेजेडीज़, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और ये इंस्पायर्ड था सेनेका ट्रेजेडीज़ से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको सब कुछ समझ आया हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।